प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जब देश 25 साल बाद आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब वो विकास की नई बुलंदियों पर होगा। लेकिन 25 साल बाद देश कैसा होगा, इसको लेकर एक बेहद खतरनाक साजिश भी साथ साथ कुछ खराब मंसूबे के लोग रच रहे हैं। आज इसी का भंडाफोड़ हुआ है, वो भी सरकारी दस्तावेजों में। वो साजिश रच रहा है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था, संगठन, जो हिंदुस्तान में 2047 के वक्त यानी शताब्दी वर्ष के लिए कुछ अलग तरह के सपने देख रहा है, मंसूबे पाल रहा है। आज बिहार पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और इस खुलासे के मुताबिक पीएफआई 2047 तक हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश बनाने का मंसूबा पाले हुए है। पीएफआई पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के बयान का बदला हिंदुस्तान से लेना चाहता है। साथ ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गहरी साजिश भी रच रहा है। ये काम सब पीएफआई कर रहा है। इस काम के लिए उसका खतरनाक इरादा देश के 10% मुस्लिमों को आतंकवादी बना देने का है। जैसे आईसिस काम करता है, उसी रास्ते पर पीएफआई आगे बढ़ना चाहता है। ये खुलासा पटना पुलिस की जांच में है। पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें तमाम गंभीर आरोप पीएफआई पर लगे हैं। इस बीच पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह के बयान ने इस मसले को दूसरा तूल भी दे दिया है। एसएसपी पटना ने कहा कि आरएसएस जिस तरह शाखाएं लगाता है, उसी तरह पीएफआई भी नौजवानों को ट्रेनिंग देता है। यानी जाने अनजाने में एसएसपी पटना ने तुलना कर दी पीएफआई की आरएसएस से। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी को हटाया जाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि उन्होंने बदजुबानी की है, गलत बोला है, तो आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत नहीं बोला है, वो ठीक बोल रहे हैं, तो आप ना के यानी ऑप्शन बी पर क्लिक कर सकते हैं। @ABP न्यूज़ इस ट्विटर हैंडल पर यह पोल लगातार चल रहा है। शो के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल दोहरा देता हूं कि क्या आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी को हटाया जाना चाहिए? पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी है, लेकिन वो ये भूल गए इन दोनों संगठनों के इतिहास, इनकी परंपरा, इनके काम करने के तरीके और इनकी मूल भावना में जमीन आसमान का फर्क है। आरएसएस ने इस देश को प्रधानमंत्री दिए हैं। जब ये तुलना हुई आरएसएस की पीएफआई से, तो जाहिर तौर पर बीजेपी बौखला गई। अब वो ये पूछ रही है कैसे कैसे अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले आरएसएस की तुलना एक आईपीएस अधिकारी पीएफआई जैसी संस्था से कर सकता है, जिसके आतंकवादी होने के हर रोज प्रमाण मिल रहे हैं। बीजेपी अब इस एसएसपी को हटाने की मांग कर रही है। बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में पार्टनर है। उसके एक नहीं दो डिप्टी सीएम हैं। इसीलिए बीजेपी अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री से यह कह रही है, दबाव डाल रही है कि एसएसपी पटना को हटाया जाए। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इससे कतई सहमत नहीं दिखती, यानी वो एसएसपी के बयान का बचाव कर रही है। वहीं बिहार सरकार में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो एसएसपी के बयान का समर्थन कर दिया। यानी मांझी साहब ने भी कह दिया कि पीएफआई और आरएसएस एक जैसे हैं। पटना से मेरे सहयोगी शशांक की ये खास रिपोर्ट। तमाम ऐसे संगठनों को अराजकता फैलाने की खुली छूट दे रही है। एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ वो पीएफआई है जिसके तार हर देश विरोधी घटना से जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। सेवा, संस्कार, देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जिसका अपना लंबा इतिहास है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। सिर्फ इतना ही नहीं, देश की सत्ता चला रही बीजेपी भी इसी संगठन की देन है। बीजेपी के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के स्वयं सेवक रहे हैं। सवाल ये कि क्या पीएफआई और आरएसएस की तुलना हो सकती है? क्या दोनों संगठनों को एक सांचे में फिट किया जा सकता है? हर किसी का जवाब होगा
नहीं। लेकिन अगर एक पुलिस अधिकारी इन दोनों को एक ही तराजू में रखकर तौल दे तो उसे क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार में, जहां पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ने आरएसएस और पीएफआई की तुलना कर दी। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। सुना आपने, जैसे आरएसएस शाखा लगाकर अपने स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देती है, वैसे ही पीएफआई भी दे रही थी। एसएसपी साहब ये तुलना करते वक्त भूल गए कि आरएसएस की शाखा में आतंकी ट्रेनिंग नहीं होती। आरएसएस के स्वयंसेवक नफरत नहीं फैलाते। आरएसएस समाज को जोड़ने के काम में जुटा है। हर आपदा में आरएसएस के लोग सेवा में उतर जाते हैं। दूसरी तरफ पीएफआई है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक देश विरोधी कई गतिविधियों में सामने आ चुका है। एसएसपी साहब पीएफआई का जिक्र भी बिहार में सामने आई आतंकी साजिश में ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आरएसएस के साथ उसकी तुलना कर दी। जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। एसएसपी साहब भूल गए कि ये वो पीएफआई है जो साल 2047 तक देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही है। एसएसपी साहब उस सूबे में नियुक्त है जहां की सरकार में बीजेपी साझेदार है। मानवजीत सिंह ने पीएफआई और आरएसएस की तुलना की तो बीजेपी का गुस्सा भड़कना लाजमी था। वैसे राष्ट्रभक्त संस्था के बारे में बाढ़ पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों की सेवा करता है, ऐसे संस्था के बारे में उनका ऐसा वक्तव्य है, ये अपना इंटेलिजेंस जो फेल हुआ है उसको सिखाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। एसएसपी के बयान को लेकर बीजेपी और जेडीयू में ठन गई है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी भी एसएसपी के समर्थन में आरएसएस पर निशाना साध रही है। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बिहार की पुलिस ने साजिशकर्ताओं को पकड़ा है। भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। एसएसपी के आरएसएस वाले बयान पर राजनीतिक रार बढ़ गई है। बीजेपी एसएसपी को हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है। पटना से शशांक कुमार की रिपोर्ट। देश में कई मुद्दे उबाल ले रहे हैं। मोहन भागवत ने भी जनसंख्या के मुद्दे पर टिप्पणी कर दी है। जानवरों के साथ तुलनात्मक तौर पर उन्होंने कुछ बात कही है। और भी तमाम मुद्दे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने इस वक्त हमारे साथ AIMIM के मुखिया और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा, पटना में 3 लोग गिरफ्तार हुए और 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना चाहते थे, PFI से जुड़े हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसा घटनाक्रम है? भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, ना भारत के संविधान का कोई रिलीजन है। हम सबको अपने अपने मजहब पर चलने की इजाज़त है। अगर कोई ये कह रहा है कि हम वो एक रिलीजन को कर देंगे तो भैया आप नहीं कर पाएंगे। बहुत आए बहुत चले गए। अगर ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो वो तो कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा वहां की बिहार की पुलिस को। मगर आप अगर कह रहे हैं तो आप ऐसे लोगों की मजम्मत करते हैं कि नहीं कर पाएंगे, ये हिमाकत है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना कि भारत का कोई रिलीजन नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है। नुपुर शर्मा का बदला लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 2047 तक हिंदू को इस्लामिक देश बना देंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम चीजें अचानक क्यों होने लगी है? क्यों ये हिंदू मुसलमान में देश बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है? क्यों हम एक नहीं हो पा रहे हैं? देखिए रेडिकलाइजेशन अगर किसी में हो रहा है तो रेडिकलाइजेशन लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खराब है। चाहे वो रेडिकलाइजेशन मेजॉरिटी कम्युनिटी में हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी में हो, रेडिकलाइजेशन की हम मुखालिफत करते आए हैं। और रेडिकलाइजेशन
एक रेडिकलाइजेशन को हम नहीं देख सकते, बल्कि सबको देखना पड़ेगा। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो भी रेडिकलाइजेशन की निशानी है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भारत को हम एक इस्लामिक कंट्री बना देंगे, वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको बोलना नहीं चाहिए, उनको समझना चाहिए भारत की खूबसूरती को। अगर आपके ये थॉट्स हैं तो आप भारत में थॉट्स लेकर नहीं रह सकते। आप तो पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। कर रहे हैं तो रेडिकलाइजेशन, तो पीएफआई का नाम हर जगह आ रहा है असद भाई, तो क्या पीएफआई को बैन करने का वक्त आ गया है? आप मांग करेंगे? देखिए ये काम सरकार का है और मैं बैन के खिलाफ हूं। हाँ, जो जिनमें ताकत है वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर दिखाएं, मगर अगर आपको ये कहेंगे कि भारत को बदल देंगे, कैसा बदलेंगे भारत को? आप कौन है बदलने वाले? आप अजमेर में अंजुमन कमेटी के सचिव के बेटे ने हिंदुओं के देवी देवताओं पर सवाल खड़े कर दिए कि 33 करोड़ तो कैसे देवी देवता हो सकते हैं। ये भी तो क्या किया जा रहा है, इसको कहां तक जायज ठहराएंगे आप? ये बिल्कुल जायज नहीं है। किसी को भी किसी के फेथ के ऊपर, किसी की इबादत करता है उस पर उंगली उठाने का हक किसको भी हासिल नहीं है। आपको नहीं करना चाहिए, ना कोई कर सकता है, ना करना चाहिए। ये देश की खूबसूरती यह है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश तमाम समुदायों को, मजहब को, बिलीफ को मानता है। ये देश उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। और इसकी डाइवर्सिटी को, इसकी प्लुरलिज्म को बरकरार रखना ये देश के हित में है। भारत को मजबूत रखने के लिए सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात चल रही है, वकालत की जा रही है, तो ओवैसी साहब को परेशानी क्यों है? आपको दिक्कत क्या है? देखिए, परेशानी मुझे नहीं है, परेशानी मोदी सरकार को है। इसलिए कि 2 अप्रैल 2022 को मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में बीजेपी के एक एमपी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया, उस पर कहा कि कोई जबरन कानून नहीं बनाना है हमको। यही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2020 में लिख कर दिया एफिडेविट। एक बीजेपी के एक मेंबर हैं जो पीआईएल डालने के माहिर हैं, उसमें सरकार ने कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। तो जब सरकार खुद एक स्टैंड ले रही है तो असदुद्दीन ओवैसी को खामखा लाकर उसको और मसाला क्यों लगाना चाहिए? भारत में पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा बगैर कानून के 2030 तक। नहीं, पर असद भाई 2023 के आखिर तक आते आते हम चीन को मात दे देंगे। योगी साहब का बयान आया, मुख्यमंत्री का, मोहन भागवत साहब का बयान आया कि जानवर तो बच्चे भी पैदा करते हैं, बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ बात कही। सिमिलरली गिरिराज सिंह ने कहा, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, कि ये बिल तो आके रहेगा जनसंख्या नियंत्रण वाला। अगर ये बिल आ रहा है और इसका मकसद ये है कि कुल मिलाकर हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी विकास के रास्ते में बाधक बन रही है, तो इसका तो हम सबको मिलकर स्वागत करना चाहिए। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है कि इंसानों की तुलना जानवरों से की जा रही है। आखिर इतनी गिरावट सोच में क्यों आती है आरएसएस के लोगों में? भाई, इंसान तो इंसान है ना, जिसको हम लोग अपने उसमें कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात, माने बेहतरीन क्रिएशन। अब आप जानवरों से कर रहे हैं तुलना उसकी। और रहा सवाल चीन का, देखिए इस हमारे देश में जो किसी विश्व में नहीं है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 50 साल से कम उम्र की आबादी 25 साल की है, 60% आबादी 40 साल की कम उम्र की है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी मुल्क, किसी विश्व के कंट्री में नहीं है। हमने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल कैसे किया? क्या हमने उनको कुछ नौकरी दी, स्किल्स दिया, उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव काम पर लगाया? कुछ नहीं लगाया हमने। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा 2035 तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। पर अगर ये कानून आता है असद भाई, तो ये तो सब पे लागू होगा ना, मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, सब पे लागू होगा। और ये पूरे हिंदुस्तान की भलाई के पर्पज से लाया जा रहा है, जैसा कि सरकार बोल रही है। अगर कानून बनाएंगे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कैसे होगा बताता हूं मैं आपको। हमारे देश में एक फैसिनेशन है कि बेटा पैदा होना, बेटा पैदा होना, तो फीमेल फिटिसाइड ज्यादा हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड बढ़ जाएगा। और ये बताइए कि फिर जो सेक्स रेशियो है सुमित साहब, 1000 बच्चों पर कितने बच्चियां पैदा हो रही हैं? और उसमें सबसे अच्छा मुसलमानों का क्यों है?
तो ये चीजें कानून बनाने से, आप देखिए चीन की एग्जांपल दे रहा हूं, चीन परेशान है आज, इसीलिए चीन को अपने कानून में तरमीम करना पड़ रहा है, अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। पर रोटी एक बन रही है, खाने वाले 50 थे, वो बढ़ के 500 हो गए हैं आज़ादी के बाद से लेके अब तक। दिक्कत यहाँ पर भी तो है। अगर आज ये नियम कानून बनता है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी संसद में इस बिल का विरोध करेंगे और मोमेंटम खड़ा करेंगे इस बिल का विरोध करने के लिए। एम आई राइट? क्या आप ये कह रहे हैं कि रोटी नहीं है? रोटी है देश में, क्यों नहीं है? रोजगार सरकार क्यों क्रिएट नहीं करती? अच्छा एक एग्जांपल दो रोजगार की भाई, 60 लाख नौकरियां, सुनिए सर, 60 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में, 8 साल के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख दूंगा। अरे भाई पूरे 60 लाख भर दीजिए ना, आप क्यों नहीं भरना चाहते आप? असद भाई 22 करोड़ लोग रोज भूखा सोते हैं, 10 करोड़ के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, ये आंकड़े हैं सरकारी। अगर आप बगैर सिस्टम को तैयार करें जीएसटी इंपोज कर देते हैं, आज डॉलर जो है 80 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार पॉपुलेशन है क्या? जीडीपी नहीं बढ़ रहा है हमारा। कोविड में हमारे लाखों 50 लाख लोग भारत में मर गए क्योंकि मोदी सरकार ने 2020 ये क्या 8 साल की दिक्कत है? वैक्सीन का ऑर्डर ये तो नहीं किया। बीते 70 साल की भी दिक्कत है ना पॉपुलेशन। तो इसके लिए मोदी सरकार अकेले जिम्मेदार थोड़ी है। देखिए, पर हमारे दो का नारा तो इंदिरा गांधी के वक्त में दिया गया, 8 साल और उस पर इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? तो भाई आप 8 साल से आप सरकार में हैं, आप उनसे नहीं पूछेंगे सुमित साहब कि सरकार ने क्या किया बताइए 8 साल में? आप इस बात को समझिए सुमित साहब कि एक यंग वर्किंग पॉपुलेशन आपके पास है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अमेरिका और यूरोप में उनका पॉपुलेशन, जापान में बूढ़ा हो चुका है। हमारे पास वो एडवांटेज है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं और पॉपुलेशन को आप ब्लेम कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के नेता ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बीजेपी के नेताओं को यंग इंडिया नहीं चाहिए? क्या बीजेपी के लोगों को यंग इंडिया के वोट्स नहीं चाहिए? यकीनन उनको नहीं चाहिए, मगर बीजेपी इसलिए कह रही है क्योंकि वो मुसलमानों से एक नफरत पैदा करना चाहते हैं। मुसलमानों का वजूद, वो बताते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस देश के लिए खतरा है, हलाल गोश्त खतरा है, हिजाब खतरा है। हाँ, अब तो आसाम में फ्लड आया तो बोले फ्लड जिहाद, नौकरियां मिल रही हैं तो बोले जॉब जिहाद, जमीन खरीदने जा रहे हैं तो बोले लैंड जिहाद। ये मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत खत्म करना पड़ेगा बीजेपी को। चलिए, शुक्रिया असद भाई खुलकर बात करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एबीपी न्यूज। आपने सुना किस तरीके से ओवैसी बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कानून बनाने के पक्ष में नहीं है, वो मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे। वो इस पक्ष में भी नहीं है कि आतंकवादी साजिश रचने वाले, हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने का नापाक मंसूबा रखने वाले पीएफआई पर पाबंदी लगे। लेकिन पीएफआई के इस मंसूबे की वो पुरजोर तरीके से मुखालफत करते हैं। इस बीच 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी पीएफआई कोई आतंकी साजिश रच रहा था? पटना में जिस घर से 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई, उस घर में संदिग्ध लोगों का आना जाना था। इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें भारत को 2047 तक यानी आज़ादी के 100 साल बाद के अंदर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है, और नुपुर शर्मा से बदला लेने की बात भी इस तरह के चिट्ठियां मिली हैं, इस तरह के खत मिले हैं। और इन सब से आगे प्रधानमंत्री मोदी के मंगलवार को हुए पटना दौरे में गड़बड़ी का प्लान भी इन दस्तावेजों में दिखाई पड़ा है। ये सब कुछ पटना पुलिस की एफआईआर में है। देखिए शशांक की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का ये सख्त अंदाज, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। आतंक के खिलाफ उनके ऐसे तेवर, क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है।
और क्या ईंट का जवाब पत्थर से देने की मोदी नीति देश के दुश्मनों को खटक रही है? क्या इसीलिए आतंकियों के टारगेट नंबर 1 बन गए हैं पीएम मोदी? तभी तो मोदी के खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आतंक का टेरर 26 स्क्वाड तैयार किया गया। ये तस्वीर 12 जुलाई की है, जब प्रधानमंत्री पटना विधानसभा के शताब्दी समारोह का हिस्सा बने थे। पीएम पटना आए, कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दिल्ली वापस लौट गए। लेकिन उनके लौटने के 2 दिन बाद पटना पुलिस ने एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है। 11 जुलाई यानी पीएम के दौरे से 1 दिन पहले पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में मौजूद इसी घर में छापा मारा था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए। कांच की बनी इस पहली मंजिल में 30 कुर्सियां पड़ी हुई थीं और पुलिस को पता चला कि यहां चल रही थी आतंक की पाठशाला। हम लोग ने 11 तारीख की रात को उस घर को सर्च किया। सर्च करने पर मिस्टर जलालुद्दीन, जिनका वो घर था, जो झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं वो, और मिस्टर अतहर परवेज, जो सिमी के एक्टिव मेंबर रहे हैं और पिछले 2 सालों से एसडीपीआई और पीएफआई का वो जनरल सेक्रेटरी बनकर के कॉवर्ट ऑपरेशन करा रहे हैं। 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर 26 लोगों ने ट्रेनिंग ली, यानी प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक 6 दिन पहले। पुलिस की एफआईआर में ये बात दर्ज है कि संदिग्ध आतंकी नुपुर शर्मा के बयान का बदला लेना चाहते थे। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पीएम के कार्यक्रम में गड़बड़ी की योजना थी? क्या इन लोगों के टारगेट पर पीएम मोदी थे? क्या नुपुर शर्मा के बयान का बदला प्रधानमंत्री से लेने की साजिश थी? पहचान छिपाकर गुप्त ट्रेनिंग लेने का मकसद क्या था? ट्रेनिंग लेने वाले 26 लोग अब कहां हैं? और तथ्य आएंगे, क्रॉस वेरिफिकेशन होने दीजिए, जो बाकी सामने आएंगी बातें उनसे भी बात पता चलेगी। जो अभियुक्त हैं उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, पहले का क्या इतिहास रहा है, किन लोगों से उनका संपर्क रहा है, किन तरह के संगठनों में वो शामिल रहे, ये सभी जांच करो। हालांकि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश वाले एंगल पर पुलिस सीधे सीधे बोलने से बच रही है, लेकिन इस एंगल पर उसकी जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जलालुद्दीन, जो अहमद पैलेस का मालिक है और झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, और दूसरा अतहर परवेज, जो यहाँ किराएदार था। ये सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। खास बात यह है कि इसका भाई मंजर परवेज 2013 में पीएम मोदी की हुंकार रैली में हुए धमाकों के केस में गिरफ्तार हुआ था। इनको हम लोगों ने तकरीबन फरवरी में दिया था रेंट पे, लेकिन इन लोगों ने अभी तक ओपनिंग नहीं किया। मेरे पिताजी निर्दोष है, हम उनका रेंटर का नहीं जानते कि वो कौन थे, क्या थे। मेरे पापा का उनसे किसी भी तरीके का ना फ्रेंडली रिलेशन है ना फैमिली रिलेशनशिप। तो सुना आपने, ये जलालुद्दीन का बेटा था जो कि बता रहा था कि पिताजी निर्दोष थे। लेकिन इस बीच पीएफआई ने भी पल्ला झाड़ लिया कि उसका पटना में गिरफ्तार लोगों से कोई भी लेना देना है। एक जंग आतंकवाद पर छिड़ी है तो दूसरी जंग बढ़ती आबादी के नियंत्रण को लेकर। और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाबों की बारी है। कार्यक्रम के आखिर में हम आ चुके हैं। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी को, यानी पटना के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को हटाया जाना चाहिए। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बीते 2 घंटे से ट्विटर का मीडिया स्टूडियो डाउन होने की वजह से इसका नतीजा हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। जी हाँ, 2 घंटे से ट्विटर पे जो हमने पोल पोस्ट किया है वो आगे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसके नतीजे आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। ये ट्विटर की नाकामी है। तो इंडिया चाहता है मैं आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।